भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बात करेंगे जो कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ उसके बारे में। साथ में ही जो कल इंडिया ने अपनी T20 के स्क्वाड अनाउंस किया उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा बहुत आज एशियस का फर्स्ट डे है सेकंड टेस्ट का, थोड़ी बहुत उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। भाई साहब, चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हुआ हो, बट कल मैच एक बहुत अच्छा देखने को मिला है। ग्राउंड बहुत अच्छा ग्राउंड था, पिच बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मैच बहुत अच्छा देखने को मिला है। कल साउथ अफ्रीका ने मैच जरूर जीत लिया। उसका कारण ये कह लो कि हमारे पास बॉलिंग उस लेवल की नहीं है कि हम कुछ भी स्कोर डिफेंड कर ले। लोग कह रहे हैं कि 20 रन कम थे, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 380 रन भी होते तो भी हम खा लेते इतने रन, बिकॉज हमारे पास बॉलिंग ही नहीं है उस लेवल की। चलो अब बात करते हैं कल के मैच के बारे में। कल हर बार की तरह पिछले 20 बार से जैसे हो रहा है, तो हम टॉस दोबारा से नहीं जीत पाए। और कल दूसरी तरफ कैप्टन भी बुबामा था, जिसको तो कोई हरा ही नहीं पाया अभी तक। सिर्फ अभी तक टेमा बुबामा को सिर्फ एक ही कैप्टन ने हराया, वो है रोहित शर्मा, और कोई कैप्टन उसको नहीं हरा पाया। और कल दूसरी तरफ वो था बेचारा। तो कल जैसे ही हमने टॉस हारा तो हमारी तरफ से बैटिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आए। यशस्वी जायसवाल अब वो वाले जायसवाल दिख ही नहीं रहे हैं। वो यशस्वी जायसवाल की जब खेलने आ रहे हैं वो प्रेशर साफ दिख रहा है उनके चेहरे पे। बिकॉज यशस्वी जायसवाल जब स्टार्टिंग में खेलने आते थे तो वो स्टार्टिंग से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, बट कल उनके साफ दिखा कि डर दिख रहा है कि हाँ भाई, मैं अगर रन नहीं मारूंगा तो मुझे टीम से बाहर निकाल देंगे। उसकी वजह से वो प्रेशर में खेल रहे हैं और वो अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे हैं, वो डिफेंस में जा रहे हैं। उसकी वजह से जो कल की नोक आई है वो उसी की वजह से आई है, क्योंकि वो प्रेशर लेके खेल रहे हैं, अपने फ्री होके खेल ही नहीं रहे हैं। और इसका सारा जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को मांगू कि आप एक प्लेयर को स्टेबिलिटी दे ही नहीं रहे हो। यशस्वी जायसवाल ने कल 38 बॉलों में 22 रन मारे, जिसके अंदर 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वो उनकी यूजुअल नोक से जो वो रेगुलर खेलते वो क्रिकेट तो है ही नहीं थी। यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरी तरफ बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा। भाई रोहित शर्मा का बहुत अच्छा फेस जा रहा था। ये पिछले 4-5 महीने बहुत अच्छे गए, जिसमें से 100 भी मारी है उन्होंने, 50 भी मारी है। हाँ, एक आधा फेलियर आना था, वो कल आज के मैच में आ गया है। पर मुझे उम्मीद है कि वो नेक्स्ट मैच में फिर से कम बैक करेंगे। और शायद कुछ नहीं पता कि अगले मैच में वो 200 मारे, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम पे उनका 200 करीब है। चाहे अगले मैच में आ जाए, चाहे उससे अगले मैच में न्यूजीलैंड वर्ल्ड सीरीज में आ जाए, पर 200 आएगा जरूर। रोहित शर्मा ने कल 8 बॉलों में 14 रन मारे, जिसमें से 3 चौके तो उन्होंने लगातार मारे हैं। फिर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में हमारे पास कोहली आए। कोहली तो भाई कहो चाहे ना कहो, कोहली तो फिर से वो 2016 वाले 2016-17 वाले कोहली दिख रहे हैं। वही रनिंग बिटवीन द विकेट और वही गैप ढूंढ के चौके मारना, ग्राउंडेड शॉट्स मारना, वही कोहली हमें दोबारा से वापस दिख रहे हैं। कल तो कोहली को अपने दूसरी तरफ भी ऐसा प्लेयर मिल गया जो उनके जैसे ही बिल्कुल डिट्टो रनिंग विकेट कर रहा है और बिल्कुल डिट्टो वैसे ही प्ले कर रहा है जैसे कोहली प्ले कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़। पर पहले हम कोहली की बात कर लेते हैं। कोहली ने कल 93 बॉलों में 93 बॉल्स में 102 रन मारे, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिसमें से 1 छक्का तो उनकी स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग में ही आया था। तो कोहली अब फिर से वही एग्रेशन आ रहा है कोहली में। कोहली 2016 वाला कोहली दोबारा से वापस आ रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं आप ये कह लो जो गंभीर और अगरकर ने उनके साथ किया है, तो वही कारण कह लो कि कोहली को खींचने की कोशिश की थी नीचे, बट कोहली उतने ही प्रेशर से ऊपर आया है। कोहली का अग्रेशन, उनका बैटिंग स्टाइल फिर से वो ये 2016 का प्राइम जो कोहली था ना, वो ही आ गया लगातार बैक टू बैक 2 सेंचुरीज। और ये शायद उन्होंने 12th टाइम किया है कि लगातार 2 सेंचुरी मारी है। और साथ साथ में कल उन्होंने एक रिकॉर्ड और भी शो कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड्स में सेंचुरी मारने वाले सचिन को मैच कर लिया उन्होंने, कि सचिन ने भी अलग अलग 26-27 ग्राउंड्स में सेंचुरी मारी थी, वैसे ही कोहली ने कल मार दिया। फिर कोहली का साथ देने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़। भाई साहब, ये प्लेयर की जो क्लास है वो शायद इस टाइम पे, अगर मैं कोहली और रोहित को छोड़ दूं, किसी भी बैट्समैन की नहीं है। ये प्लेयर की क्लास ही डिफरेंट है ऋतुराज गायकवाड़ की। इसके लिए तो स्पेशल रिकी पॉन्टिंग ने भी ये बात कही, जो आप 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, उसने ये बात कही थी कि इंडियन सर्कल के अंदर जो ऋतुराज गायकवाड़ है ये नेक्स्ट बिग थिंग है क्रिकेट के अंदर।
क्योंकि इसकी जो बैटिंग की क्लास है वो सबसे अलग है। इसके पास दोनों गेम है, ये गेम को स्लो भी कर सकता है, टिक के भी खेल सकता है और जरूरत आने के ऊपर एक्सेलरेट भी कर सकता है, जैसे उसने कल की पारी में किया। कल की पारी के बाद में तो सचिन तेंदुलकर ने भी ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ की है और उसने भी कहा है कि ऋतुराज एक क्लासिक प्लेयर की जैसे खेल रहा है, उसके पास हर तरीके का शॉट है और हर तरीके की टाइमिंग है। अगर आप ऋतुराज की कल की पारी देखोगे कि पहले 50 रन तो उसने सिंगल डबल ज़्यादा लिए हैं और बिल्कुल तरीके से खेला, जैसे कोहली के साथ मिलके कोहली को हूबहू कॉपी किया है ऋतुराज गायकवाड़ ने कल के मैच में, देखोगे आप तो। बट जो 50 रन के बाद में जो उसने एक्सेलरेट किया है, पहले 50 उसके 52 बॉल्स में आए हैं और अगला 50 उसका 25 बॉलों में आया है। तो आप ये देख लीजिए किस तरीके से एक्सेलरेट किया उसने। तो उसके पास ये दोनों गेम है कि अगर इसको लंबा मौका दोगे तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ को चाहे ओपन करवा लो, अगर आप कह रहे हो कि आपके पास ओपनिंग में स्लॉट नहीं है तो मैं तो कहता हूँ इसको मिडिल ऑर्डर में ही रख लो। 2027 वर्ल्ड कप के लिए अगर आप इंडिया का मिडिल ऑर्डर देखते हो तो कोहली के बाद में सरपंच साहब, श्रेयस अय्यर अगर वो जैसे ही वापस आ जाएंगे वो टीम में होंगे, श्रेयस अय्यर, फिर ऋतुराज गायकवाड़ और फिर केएल राहुल। अगर ये हमारे 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं तो हमारी टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और की तरफ, क्योंकि ये चारों ऐसे प्लेयर हैं जो गेम को चला भी सकते हैं और जरूरत आने पर एक्सेलरेट भी कर सकते हैं उसी तेजी से। तो मैं तो कहूँगा ऋतुराज गायकवाड़ को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी टीम इसको मौका देगी तो ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। इसकी क्लास सबसे अलग है। ऋतुराज गायकवाड़ और कोहली के बाद में हमारे पास आए केएल राहुल। भाई केएल राहुल ने फिर से कल कैप्टन वाली इनिंग खेली। उन्होंने कल जैसे पिछले मैच में फिर वो थोड़ा स्लो खेल रहे थे, पर इस मैच में तो वो बहुत अच्छे तरीके से खेले। उन्होंने कल 43 बॉल्स में 66 रन मारे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और जिसमें से एक छक्का तो अगर आप देखोगे तो उसमें वो प्योर केएल राहुल की, जो वो कहते थे कमेंटेटर कहते थे कमाल लाजवाब राहुल, वो वाली चीज़ दिखी है। जो उन्होंने गोड़ा रख के छक्का मारा ना भाई, वो अलग ही क्लास दिखी है केएल राहुल की। फिर केएल राहुल के बाद केएल राहुल तो नॉट आउट गए हैं, साथ में एक बार वाशिंगटन सुंदर बीच में आए थे। पर भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा वाशिंगटन सुंदर को रखा क्यों हुआ टीम में। इतना अच्छा टैलेंट हम वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं, ना उनको हम बॉलिंग देने हैं वाशिंगटन सुंदर को प्रॉपरली, और ना बैटिंग तो चलो अगले ने करनी है, बट बैटिंग में भी क्या कर रहा है बेचारा। कल बैटिंग में भी 8 बॉलों में 1 रन मार के गया, तो वो बिल्कुल टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आए रविंद्र जडेजा। हाँ, रविंद्र जडेजा ठीक खेले हैं। हाँ, ये थे जो यूजुअल खेलते हैं वो तेजी से, वो उतनी तेजी से नहीं खेल पाए कल, बट ठीक था यार कि कभी कभी एक बैड डे होता है बंदे का कि प्रॉपरली बैट पे नहीं बॉल आती। फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया, 27 बॉलों में 24 रन मार के वो अच्छा गया। तो इंडिया का स्कोर 358 रन पे 5 विकेट था 50 ओवरों के एंड में, और ये स्कोर किसी एंगल से भी कम स्कोर नहीं है। अगर कोई और हमारे पास एक बॉलर अच्छा बॉलर होता तो शायद हम अच्छा कर पाते। फिर सेकंड इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने के लिए आई, एक तो हमारी बॉलिंग, साथ में उसको ही हमने साथ देने के लिए फील्डिंग भी ऐसी की कल कि जिसकी वजह से हम ये मैच हारे। साउथ अफ्रीका की तरफ से जब माकरम बैटिंग करने के लिए आया, माकरम 50 के ऊपर माकरम का कैच छोड़ा गया यशस्वी जायसवाल की ओर से। अगर वो कैच ना छोड़ते तो साउथ अफ्रीका फिर से प्रेशर में आई थी। बट वही है ना कि कल बॉलिंग तो हमारी वैसे भी अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ में फील्डिंग भी हम ऐसी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कल हम कहीं ना कहीं मैच हारे हैं। कल के अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बॉलिंग में अर्शदीप सिंह एक इकलौता ऐसा बॉलर दिखा है जो थोड़ा सा किफायती चल रहा है। इसने 10 ओवरों में 54 रन देके 54 रन देके 2 विकेट लिए। ठीक है, अर्शदीप सिंह के पास अगर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रन और होते लास्ट के ओवर्स में, शायद ये मैच फिर से बचा लेता अगर हम हमेशा की तरह, बट ये है ही नहीं था। फिर हर्षित राणा, हाँ ग्रूम कर रहे हैं अच्छी तरह, बट ये ऐसे ग्रूम नहीं होगा कि आप अपने सीनियर प्लेयर को निकाल के इसको पाके फिर ग्रूम करो। इसको ग्रूम करो तो किसी सीनियर प्लेयर को भी साथ में आना पड़ेगा, तभी ये अच्छे तरीके से ग्रूम हो पाएगा। फिर भाई प्रसिद्ध कृष्णा, इसको तो कहीं क्या, प्रसिद्ध भाई तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे हमेशा की तरह वो सिर्फ ये रन नहीं खाते हैं, इनकी बॉलिंग में विकेट आती है। विकेट भी क्यों आती हैं? क्योंकि सामने वाला प्लेयर रन मारने के लिए जाता है, उसकी वजह से इनकी बॉलिंग में विकेट्स आती हैं। कल भी इन्होंने 8 ओवरों में, प्रसिद्ध ने 8 ओवरों में 85 रन खाए, 85 रन।
फिर वाशिंगटन सुंदर तो बता ही रहा हूँ कि टैलेंट वेस्ट करने उनका हम, उन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए। फिर रविंद्र जडेजा फिर से अच्छा दिख रहे हैं कि जडेजा तो हमें सबको पता है कि वो जल्दी जल्दी बॉलिंग अपनी ओवर ख़त्म करते हैं और रन भी कम देते हैं। हाँ, विकेट्स नहीं मिल रही हैं जडेजा को, बट ये है कि आने वाले टाइम विकेट्स भी मिलेंगी, कुछ की कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुलदीप यादव कल थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे रहे, अदरवाइज विकेट तो उनको एक ही विकेट मिला है। हाँ, कल अगर थोड़ा सा कम रन देते तो शायद विकेट्स भी और मिलती। बाकी साउथ अफ्रीका की तरफ से एडम मार्करम ने 98 बॉल में 110 की पारी खेली, बहुत अच्छी पारी खेली है उन्होंने। डीकॉक तो हमने जल्दी आउट कर दिए थे। फिर बुबामा, भाई इस बंदे का तो कई का, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई। ये अभी तक ना कोई टेस्ट में मैच हार रहा है, वनडे में आया तो वनडे में भी मैच नहीं हार रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। ये बस ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है कल, बट ये बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है। कल भी इसने 48 बॉलों में 46 रन की पारी खेली। फिर ये इनका कोई साउथ अफ्रीका का प्लेयर है ब्रिटजे, इसने भी 64 बॉलों में 68 रन की पारी खेली है, ये भी अच्छा खेला, ये एंड तक टिका रहा था। फिर भाई ब्रेविस, ये तो भाई अलग ही लेवल पे खेल रहा है, तो हर मैच को T20 के जैसे ही खेल रहा है। इसने कल 34 बॉलों में 54 रन की पारी खेली है, जिसमें से 5 छक्के शामिल हैं, और 5 छक्के में से 2 छक्के तो इसने लगातार मारे थे हर्षित राणा को। फिर इनका टोनी प्लेयर आया, वो रिटायर होकर चला गया। कल मार्को विलियमसन जल्दी आउट हो गया, अगर ये थोड़ी देर खड़ जाता तो शायद मैच इतनी देर तक जाता ही ना। फिर बोश, इसने पिछले मैच में भी अच्छी लास्ट में आके खेला था, इस मैच में फिर से इसने 15 बॉलों में 29 रन मारे, और केशव महाराज ने तो बस एक साइड पे खड़ के मैच जिताने का काम किया है। तो भाई ये था कल का हमारे मैच का हालचाल। इसका अगर मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानूंगा टीम सिलेक्शन का और टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इसमें जिम्मेदारी है, वरना बैटिंग तो हमारी बहुत अच्छी जा रही है। ये जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए इनको, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। ये ना गंभीर दे रहे हैं ना सिलेक्टर दे रहे हैं। इनको अपनी बॉलिंग के ऊपर और फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये भाई सब ध्यान किसके ऊपर दे रहे हैं कि रोहित और कोहली को कैसे रोके। भाई साहब, जो प्लेयर आप कमिटेड है कि हमने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, तुम उनके पीछे क्यों जा रहे हो? ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, वरना रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने आज तक अपने आप को प्रूव करते हैं, उनको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो 2027 का वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं और वो मिलना ही चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, इनको तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए अगर इन्होंने रोहित से कैप्टनसी ले लिया तो इनको जो कैप्टनसी देनी चाहिए वो KL राहुल को देनी चाहिए। भाई KL राहुल बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में कैप्टनसी उसकी हम सबको पता अच्छी है, और सबके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी है उसकी। तो अगर KL राहुल को लंबे टाइम तक कैप्टन बनाते हैं ये, तो ये बहुत अच्छा रहेगा इंडियन टीम के लिए। तो ये था भाई हमारे कल के मैच का हालचाल। तो भाई लोग, हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशियस का सेकंड टेस्ट खेला जा रहा है। भाई आज का ये पिंक बॉल टेस्ट है, ठीक है, और पिंक बॉल टेस्ट में हम सबको पता ही है कि स्टार्क के हाथ में जो बॉल आती है वो अलग ही लेवल पे दिखता है। तो आज का टेस्ट भी कुछ उसी हिसाब से हुआ। पहले तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग करी, जिसके अंदर इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने के लिए जैक करॉली और बेन टैकेट सामने आए। बट पहले ओवर में स्टार्क ने दिखा दिया कि उनको पिंक बॉल का सबसे अच्छा बॉलर कहा जाता है। पहले ओवर में ही स्टार्क ने बेन टैकेट को वापस भेज दिया, ठीक है। फिर अगले ओवर में स्टार्क ने आके दोबारा से ओली पॉप को 0 रन पे ही आउट कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से इंग्लैंड के पहले 2 विकेट्स तो बहुत ही जल्दी चले गए थे। 5 ओवरों में 2 विकेट चले गए, 5 रन पे 2 विकेट चले गए थे इनके 2.5 ओवरों के अंदर। पर उसके बाद में जैक करॉली और जो रूट ने बैटिंग को संभाला। जैक करॉली ने 76 रन मारे और उसके रूट के साथ मिलके दूसरी विकेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 115-107 रन की पार्टनरशिप की। जैक करॉली 122 रन के ऊपर जाके आउट हुए हैं और 20-30 ओवर बैटिंग करके गए हैं। उन्होंने 76 रन मारे 93 बॉल में। ये तो इंग्लैंड वालों का है ही है कि ये टेस्ट भी वनडे के जैसे ही खेल रहे हैं। 81 की ये स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन मारे हैं। बट दूसरी तरफ जो रूट थे जो प्रॉपर टेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, और वो अभी तक टिके हुए हैं। जब तक हम ये वीडियो अपलोड करें जब तक वो अभी भी टिके हुए हैं। जो रूट ने 174 बॉलों में 96 रन मारे। फिर करॉली के आउट होने के बाद में जो रूट का साथ देने के लिए हैरी ब्रूक, वो भी बस वही वनडे के जैसे खेल के 33 बॉलों में 31 रन मार के आउट हो गए।
उसके बाद में बेन स्टोक्स आए। बेन स्टोक्स अच्छा देख रहे थे, खेल रहे थे, वो प्रॉपर टेस्ट के जैसे खेल रहे थे, बट एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से बेन स्टोक्स रन आउट हो गए 19 रन के ऊपर। उन्होंने 50 बॉलिंग खेल के 19 रन मारे। फिर जेमी स्मिथ तो बस प्लेयर बहुत अच्छा है जेमी स्मिथ, बट ये पता नहीं इसको क्या हुआ है, इंडिया के खिलाफ ये हमेशा चलते हैं। अब फिर से ये आउट हो गया, तो 2 रन पे 0 रन मार के आउट हो गया। अब जो रूट का साथ दे रहे हैं विल जैक्स, जिन्होंने 24 बॉलों में 18 रन मारे हैं। तो अभी तक जो इंग्लैंड का स्कोर हो गया है वो 63 ओवर्स के बाद में 248 पे 6 आउट है। देखते हैं जो रूट अपनी सेंचुरी कब तक कंप्लीट करते हैं और कितने रन तक लेके जाते हैं इंग्लैंड को। वरना इंग्लैंड ने दिन तो अच्छा ये खेला अभी तक, बिकॉज हम सबको पता है मिशेल स्टार्क नई बॉल पिंक बॉल से क्या कर सकते हैं। आज भी वैसे उन्होंने 3 विकेटें तो ली हैं मिशेल स्टार्क ने, पर उस हिसाब से जैसे हम सोचते थे कि अगर जल्दी आउट हो जाएगी इंग्लैंड, वैसे नहीं हुआ है। बट हाँ, मिशेल स्टार्क ने 3 विकेटें ली है, 14 ओवरों में सिर्फ 41 रन देकर 3 विकेटें ली है मिशेल स्टार्क ने। बट ये एक बात है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप देखे तो सभी सारे न्यू हैं। मिशेल स्टार्क के अलावा सभी ही एक तरीके से नई प्लेयर हैं। नेसर है, बोलैंड है, डगेट है, कैमरन ग्रीन है। मिशेल स्टार्क का साथ देने के लिए कोई पुराना प्लेयर नहीं है, वो अकेला मिशेल स्टार्क टीम को लीड कर रहा है अच्छे तरीके से। तो अब देखते हैं आज का दिन एंड होने पर क्या होता है क्या नहीं। हम एंड होने पे आज का दिन इसके लिए शॉर्ट पा देंगे अपने चैनल पे। हमारे चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई दूसरी तरफ एक न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच भी चल रहा है, टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट डाउन का। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 231 रन मारे थे, उसका तीसरा दिन खत्म हुआ आज। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 231 रन मारे थे, उसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने 167 रन मारे थे। और अब दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अपने घर पे ही खेल रहा है, तो दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड 417 रन मार के अभी 4 विकेट डाउन। अभी तक उन्होंने पारी डिक्लेयर नहीं किया अपनी, पता नहीं कब डिक्लेयर करेंगे, शायद कल पहला हाफ खेलेंगे उसके बाद में डिक्लेयर कर देंगे ये। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर मैं देखूं तो टॉम लैथम ने 145 रन की पारी खेली है, ये प्रॉपर टेस्ट पारी खेली है, 250 बॉलों में 145 रन। उसके बाद डेविन कॉनवे जिन्होंने 78 रन में 37 रन की पारी खेली। फिर विलियमसन का अच्छा पैच नहीं चल रहा है अभी तक देखें तो, इन्होंने 9 रन पर जल्दी आउट हो गए विलियमसन। बट विलियमसन के बाद में रचिन रविंद्रन आए, जिन्होंने अपनी आज तक शायद तो सिर्फ अच्छी पारी खेली है, 185 बॉलों में 176 रन की पारी खेली है। भाई साहब टेस्ट मैच में भी देख लो, रन देख लो कितने अच्छे मारे हैं, और स्ट्राइक रेट भी देख लो, टेस्ट मैच में वनडे वाले स्ट्राइक रेट से खेला बंदा ये 95 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। और अगर मैं कहूँ तो रचिन रविंद्र एक बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, इसकी पास बैटिंग में हिटिंग एबिलिटी भी है और डिफेंस भी अच्छा है इसका। तो अब जो इस न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं विलियंग और ब्रेसवेल बैटिंग कर रहे हैं 21 और 6 रन मार के। देखते हैं भाई ये टीम को कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ तक नहीं, और कब न्यूजीलैंड अपनी पारी डिक्लेयर करता है। तो भाई चलो अब बात करते हैं जो कल हमारी T20 की स्क्वाड अनाउंस हुई है साउथ अफ्रीका को के अगेंस्ट। इसमें सबसे पहले तो हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उसके बाद में शुभमन गिल। बट शुभमन गिल के आगे इन्होंने स्टार लगाया हुआ है, इनको अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि शुभमन गिल प्रॉपरली फिट है या नहीं। अगर भाई क्लियरिटी नहीं है तो इसको अभी के लिए रेस्ट दे दो, क्योंकि आगे अब तुम्हें पता वर्ल्ड कप आ रहा है और ये तुम्हारा की प्लेयर है और तुम इसको रेस्ट नहीं दे रहे, पता नहीं क्या धक्का कर रहे हैं इसके साथ। शुभमन गिल वाइस कैप्टन, फिर अभिषेक शर्मा, इसका तो हम सबको पता ही है भाई, जब तक ये ऊपर है ये सामने वाली टीम को तोड़ के ही खेलेगा। मैं तो ये कहूँगा इसको भी अब प्रेशराइज मत करे टीम मैनेजमेंट और कोच कि ये कहीं पे यशस्वी जायसवाल की तरफ से जैसे खेलने लग जाए, इसको अपनी गेम खेलने दे अभिषेक शर्मा। फिर बाद में तिलक वर्मा, ये भी अच्छा प्लेयर है भाई, अच्छा खेल रहा है, ओडीआई टीम में भी है, आज इसने फील्डिंग में भी बहुत अच्छा किया। तिलक वर्मा के बाद में हार्दिक पांड्या दोबारा से वापस आ गए हैं टीम में। हार्दिक पांड्या का भाई हम सबको पता ही है कि इसने अभी शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो हार्दिक पांड्या का टीम में आना तो एक तरीके से आप ये कह लो प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर, सब हमें सबको पता कि इंडिया का एक ही ऑलराउंडर है अभी के लिए। फिर शिवम दुबे। अब देखते हैं टीम में प्लेइंग 11 में मौका किसको मिलता है। हार्दिक पांड्या तो खेलेंगे, अब साथ में शिवम दुबे खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अभी अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेट कीपर,
संजू सैमसन भी विकेट कीपर है। अब देखते हैं, विकेट कीपर वैसे बनता हो संजू सैमसन का ही खेलना है अभी के लिए। फिर जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशी। तो अगर बात करूं भाई मैं टीम तो वही थी जो हमें सबको पता था कि भाई ये टीम आने वाली है। बट अब बात करें तो देखो अब ओडीआई चल रहे हैं। ओडीआई में तुम जसप्रीत बुमराह को तुम 5 मैचों की T20 दे रहे हो, ओडीआई में तो उसको खेल नहीं दे रहे हो। उसके लिए तुम्हें वर्कआउट मैनेजमेंट करनी है। समझ नहीं आ रहा भाई कैसे करो कैसे नहीं। अब इस टीम में देखें तो अभी अगर हम प्लेइंग 11 बनाएं इस टीम की तो देखें तो अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। अभिषेक शर्मा के साथ में वैसे तो सैमसन को ओपन करना चाहिए जो हमेशा से आ रही है, क्योंकि अगर गिल तो अभी अनफिट लग रहे हैं, अगर फिट हुए तो ये पक्का गिल से ओपन करवाएंगे और सैमसंग की पोजीशन हिलाएंगे। फिर संजू सैमसन नंबर 3 पे, फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे 4 पे। अगर सूर्य 4 पे आते हैं फिर उसके बाद में देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अगर सूर्य 4 पे आते हैं 5 में हार्दिक पांड्या लगा लो आप, फिर 6 पे शिवम दुबे, 7 पे हमारा हो जाएगा अक्षर पटेल। उसके बाद में हमारे 4 ऑन एंड ऑन बॉलर होंगे जिसमें से एक जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा तो खेलेंगे। फिर कुलदीप यादव और फिर देखते हैं वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलता है, ये एक और पेसर के साथ जाते हैं क्योंकि कुलदीप यादव के साथ अक्षर पटेल हो जाएंगे एक तरीके से बॉलर। फिर देखते हैं ये अर्शदीप के साथ तीसरे फास्टर के साथ जाते हैं या एक और स्पिनर की तरफ मिस्टर स्पिनर का तो वरुण चक्रवर्ती को लेके आते हैं। बाकी भाई हमारे जो सिलेक्टर्स हैं इनका कुछ नहीं पता ये क्या करें क्या नहीं। मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि शुभमन गिल को अभी भी के लिए थोड़ी देर के रेस्ट दे दें। हमारे पास बाकी प्लेयर है अभी भी हमारे पास, अगर मैं देखूँ तो पीछे बहुत अच्छे प्लेयर पड़े हैं जो हमारी टीम के लिए खेलते। तो अगर शुभमन गिल को रेस्ट भी दे देंगे ये तो भी प्लेइंग 11 अच्छी बन सकती है फिर भी, क्योंकि फिर संजू सैमसन ओपन कर लेंगे अभिषेक के साथ में और स्काई 3 पे आ जाएगा और तिलक 4 पे आ जाएगा। तो भी हमारी प्लेइंग 11 बहुत अच्छी बन सकती है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन, सूर्य कुमार यादव 3 पे, फिर तिलक वर्मा 4, फिर पांड्या 5, शिवम दुबे 6, अक्षर पटेल 7 और बाकी बोलो तो मैं बता ही रहा हूँ बुमराह और हर्षित तो उनको खिलाना है। फिर अगर बुमराह टीम में तो बुमराह भी खेलेंगे तो उसमें कटेगा किसका, अर्शदीप सिंह का ही कटेगा, साथ में कुलदीप यादव। हाँ ये हो सकता है अगर ये 3 फास्टर के साथ जाता है तो अर्शदीप सिंह पक्का खेलेंगे। फिर वरुण चक्रवर्ती और वाशी को रेस्ट दिया जाएगा। बाकी देखते हैं जब हमारी सीरीज शुरू होएगी तो ये क्या करते हैं क्या नहीं। बाकी इस सिलेक्टर टैंक का और ये थिंक टैंक जो भी हमारा है ये कोचिंग सिस्टम, इनका अभी तक कुछ भरोसा नहीं है। अगर आज के मैच का भी हम देखें तो हम अभी भी इसका सभी वो टीम के कोच या मैनेजमेंट को ही कह रहे हैं बिकॉज वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। और जब तक हम अपने प्लेयर्स को इतना भरोसा नहीं दिलवाएंगे कि अब 10-15 मैचों का मौका नहीं देंगे तब तक हम कैसे जीत पाएंगे और टीम प्लेयर्स को भरोसा कैसे मिलेगा। तो भाई लग गई है तुम्हारा भाई था तुम्हारे साथ। अब भाई जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रेगुलरली आपके साथ आके इंटरेक्शन कर पाएँ। और अगर मेरे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अगर आपको किसी को भी कुछ कैसे लगता है कि हाँ भाई इस तरीके को इम्प्रूव करो तो भाई वो भी अपने कमेंट सेक्शन में आके हमें बताए। साथ में आज की अगर आपको क्या लगता है कि ये क्या प्लेइंग 11 खेलेगी हमारी T20 सीरीज़ में, अपनी अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट के अंदर कमेंट कर दें। और नेक्स्ट ओडीआई को क्या लगता है रोहित शर्मा 200 मार पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये चीज़ भी आप कमेंट में कमेंट करें। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, तुम्हारा भाई तुमसे इजाज़त चाहता है। चलो ठीक है भाई लोग, बाय बाय।